Hi everyone, today we are going to start unit first 11th class, that is first chapter we are going to start, that is some basic concepts of chemistry. Okay, तो ये वाला हमारा रहेगा फर्स्ट चैप्टर. ठीक है, इसमें से एक दो ही क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, आपको सिर्फ एक दो क्वेश्चन ही मिलेगा इसमें से, अदरवाइज ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे हम यहाँ पर कवर करेंगे. ओके, सो बी कनेक्टेड विद अस. ओके, लेट्स वी मूव ऑन आवर टॉपिक. तो एवोगैड्रो लॉ जो हमारे पास प्रेजेंट होता है, इसका आपने हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि ये हर जगह यूज़ होगा. ठीक है, एवोगैड्रो लॉ जो होता है वो ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो गैसेस हैं, लाइक सपोज हमारे पास ए गैस है और ये हमारे पास बी गैस. ठीक है, ये भी हमारे पास गैस है और दिस इज़ ऑल्सो गैस. तो हमारे पास दो गैसेस हैं, अलग अलग टाइप्स की हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ए और बी मेंशन किया है. ठीक है, तो दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, जब इन दो गैसेस को हम कंबाइन करते हैं, जब इन दो गैसेस को हम आपस में लेते हैं तो एक न्यू गैस की फॉर्मेशन होती है. यहाँ पर एक सी गैस की यहाँ पर फॉर्मेशन होती है, क्योंकि गैस और गैस आपस में कंबाइन करती हैं तो हमेशा हमें गैसियस प्रोडक्ट ही मिलता है. ठीक है, इतना क्लियर है. हमने ये कहा है कि एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम गैस ए लेते हैं और गैस बी लेते हैं, अगर दोनों का हम इक्वल वॉल्यूम लेते हैं, ठीक है, इसका भी मान लो हमने 1 वॉल्यूम ले लिया है और इसका भी हमने ले लिया 1 वॉल्यूम ले लिया है, तो यहाँ पर फॉर्मेशन किस चीज़ की होगी, हमारे पास 2 वॉल्यूम की फॉर्मेशन हो जाएगी. क्योंकि 1+1 अगर आपस में कंबाइन करेगा वॉल्यूम तो कितना बनेगा, 2 वॉल्यूम बनेगा. समझ में आ रही इतनी बात. एवोगैड्रो लॉ ये कहता है कि जब हम 2 डिफरेंट गैसेस लेते हैं और उनका वॉल्यूम अगर सेम होता है तो हमेशा उन गैसेस में आपको सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे. क्या मिलेंगे, हमेशा सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे. अगर इसमें एक मॉलिक्यूल होता है तो इसमें भी आपको हमेशा एक ही मॉलिक्यूल मिलेगा. इतना समझ में आया सबको कि जब हम 2 डिफरेंट गैसेस लेते हैं, उनका वॉल्यूम इक्वल होता है तो हमेशा ही उसमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं एट गिवन सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन. ओके, यहाँ पर लिख देते हैं इसको भी. देखो ध्यान से, जो हमने स्टेटमेंट प्रोवाइड की है एवोगैड्रो लॉ के लिए वही हमने यहाँ पर लिखी है. ठीक है, एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है वो ध्यान से देखिए. एवोगैड्रो लॉ ये कहता है कि अगर इक्वल वॉल्यूम लेते हैं दो डिफरेंट गैसेस का अगर हम इक्वल वॉल्यूम लेते हैं तो उसमें क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. इतना समझ में आ रहा है कि अभी हमने दो गैसेस ली थी जो डिफरेंट थी और उनमें क्या होता है, सेम नंबर ऑफ उनके मॉलिक्यूल्स हमें हमेशा मिलेंगे अगर उनका वॉल्यूम इक्वल है अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ. अभी इसका हम एक एग्जांपल लेके दिखाएंगे आपको कि कैसे ये एग्जांपल लेने के बाद हमारे पास कैसे डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हैं, कैसे इसको और भी अच्छे से तरीके से समझ सकते हैं. लेट्स वी हैव द एग्जांपल. ओके, लाइक हमारे पास है हाइड्रोजन गैस, हमारे पास है हाइड्रोजन गैस, हमने ले लिया है H2 ले लिया हमने यहाँ पर, प्लस में हमने यहाँ पर क्या ले लिया है, Cl2 यहाँ पर ले लिया हमने. इसका भी हमने 1 वॉल्यूम लिया है और इसका भी हमने 1 वॉल्यूम लिया है. यहाँ पर फॉर्मेशन हो जा रही है HCl गैस की फॉर्मेशन हो रही है. कितना वॉल्यूम बन जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा. अगर बैलेंस करेंगे हम, ये एवोगैड्रो लॉ को हमेशा आपने बैलेंस करके देखना है. जैसे यहाँ पे आपने 2 हाइड्रोजन यहाँ पर ली थी, ठीक है, यहाँ पर कितने लिया आपने, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर ली थी, इसका वॉल्यूम कितना था, 1 वॉल्यूम लिया था, इसका हमने 1 वॉल्यूम लिया है Cl2 का भी, और 1 कितना गया आपका, 2 वॉल्यूम बन गया है, क्योंकि हमारे पास जो गैसेस हमने ली थी उनका वॉल्यूम हमारे पास सेम था और इनमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं. इतना समझ में आया आपको. हमेशा आपने ध्यान रखना है जब आप H2 का एक मॉलिक्यूल लेते हैं, अगर आप इनका मास रेशो कंपेयर करना चाहते हैं तो मास रेशो भी यहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हैं. कैसे, वो देखो, ये देखो हमारे पास सेम एग्जांपल है. हमने क्या लिया, यहाँ पर H2 गैस ली हमने, यहाँ पर हमने ऑक्सीजन ली है और यहाँ पर हमारे पास H2 की फॉर्मेशन हो रही है. ठीक है, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर हम H2 का 1 मॉलिक्यूल लेते हैं, अगर हम H2 का 1 मॉलिक्यूल लेते हैं तो उसमें हमेशा मास कितना रहेगा, हमेशा इसका 2 रहेगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन हमारे पास है, 2 × 1 हमारे पास हो जाए, क्योंकि एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है और ऑक्सीजन का एक मास कितना होता है, 16 होता है. 16 × 2, क्योंकि हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, तो टोटल हमारे पास ये बन जाएगा. ये समझ में आ रहा है आपको, यानी 2:2 हमारे पास क्या रेशो, अगर रेशो लेंगे तो ये हमारे पास 32 हो जाएगा. इतना समझ में आ रहा है सबको कि हमने 2 हाइड्रोजन ले रखी है, एक हाइड्रोजन का मास क्या होता है, 1 होता है. उसी तरह से हमारे पास 2 ऑक्सीजन होती हैं, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, तो 2:36 हो गया. यानी ये रेशो कितना हो गया, 1:16 हमारे पास हो गया है. अब इस रेशियो से मेरी बात ध्यान से सुनिए कि जब आप
हाइड्रोजन को 1 वॉल्यूम लेते हैं और ऑक्सीजन का जब आप 1 वॉल्यूम लेते हैं तो हमेशा ही इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। जैसे इसके भी यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हैं, इसका भी आपने 1 मॉलिक्यूल लिया, इसमें एटम्स 2 है। वैसे ही आपका जो O2 है उसके अंदर आपने 1 मॉलिक्यूल लिया है, O2 अकेला एक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही H2 भी क्या है, 1 मॉलिक्यूल है जिसमें 2 हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होती हैं। अगर आप ध्यान से कंपेयर करें का मास रेशियो एक्सप्लेन करते हैं तो मास रेशियो क्या आएगा, 1:16 आएगा। यही जब भी आप एक हाइड्रोजन को लेंगे और एक ऑक्सीजन को आप साथ में लेंगे तो दोनों का मास डिफरेंस कितना रहेगा, 1:16 रहेगा। यानी एक हाइड्रोजन का मास रहेगा और 16 किसका रहेगा, ऑक्सीजन का रहेगा। यानी यहाँ पर 16 जो ऑक्सीजन है यहाँ पर क्या रहेगी आपकी, हमेशा 16 टाइम्स हैवियर रहेगी, 16 टाइम्स हमेशा हैवियर रहेगी देन हाइड्रोजन एटम से। यानी अगर हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो ऑक्सीजन का 16 होता है मास। यानी ये हमेशा मास कैसे निकलेगा, कंपैरिजन में निकलेगा। ठीक है, ये हमने क्यों पढ़ा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी एटॉमिक मास पे चलते हैं, रिलेटिव मास पे चलते हैं। अब देखिए इसमें हम पढ़ेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। हम पढ़ेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, इसलिए बोला जा रहा है कि किसी का भी जो मास होता है, किसी भी एटम का जो मास होता है वो हमेशा क्या होता है, एक रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। वो हमेशा एक कंपैरिजन में निकाला जाता है। कभी भी आप किसी का अकेले का एटम का मास नहीं निकाल सकते। मेरे बात ध्यान से सुनिए, एटम इतना छोटा साइज़ का होता है, एटम क्या होता है, इतने छोटे साइज़ का होता है कि आप उसका एटॉमिक मास निकाल ही नहीं सकते हो। इतना छोटा है, आप उसको आइसोलेट ही नहीं कर सकते हो, तो आप उसका मास कैसे निकालोगे। समझ में आई मेरी बात। आपने क्या किया, आप ये बोल रहे हो कि एटम जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। एटम क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। वो तो पूरे एलिमेंट कंपाउंड्स में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, तो उसको तो सेपरेट ही नहीं कर सकते हो आप, आइसोलेट ही नहीं कर सकते हो उसको। और आप आइसोलेट नहीं करोगे, ना ही ऐसी कोई आपके पास मशीन है कि इस एटॉमिक मास को ये क्या कर ले, मेज़र कर ले, इस एटॉमिक मास को मेज़र कर ले। ऐसी कोई मशीन भी नहीं है, ना ही आप एटम को सेपरेट कर सकते हो। दैट इज़ गॉट माई पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट यही बात है कि आप एटम को सेपरेट नहीं कर सकते, उसके अकेले का आप एटॉमिक मास नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि आप इतना छोटे साइज़ का होता है कि आप ये चीज़ें उसकी मेज़र कर ही नहीं सकते। मेरी बात ध्यान सुनो। तो इसके लिए इन्होंने साइंटिस्ट ने क्या किया, एलिमेंट का सैंपल ले लिया। एलिमेंट समझते हो आप सभी, एलिमेंट का क्या ले लिया, सैंपल ले लिया। एक एलिमेंट में क्या होते हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे एटम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इन्होंने ये क्या किया कि एलिमेंट का जो सैंपल है उसका मास जो होता है वो निकाल लिया इन्होंने। उसका मास निकाल लिया है, उसको क्या कर लिया, वेइंग मशीन से इन्होंने वे कर लिया है। वे कर लिया, देन इसको ये क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तब भी इसका एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। लेकिन ये भी सूटेबल नहीं है, इसमें बहुत सारे क्या मिले इनको, एरर मिले। ठीक है, तो ये भी इन्होंने डिस्कार्ड कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो आया सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमारे पास आया था, एवोगाड्रो लॉ आया था। एवोगाड्रो लॉ ने ये एक्सप्लेन किया था कि जैसे हमने अभी एग्जांपल लेके आपको बताया था कि जो हमारे पास ऑक्सीजन होती है उसका 1 मॉलिक्यूल लिया हमने, उसी तरह से हमने हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल हमने लिया। ठीक है, एक वॉल्यूम हमने इसका लिया है और एक ऑक्सीजन का वॉल्यूम लिया। 2 डिफरेंट गैसेस का जब वॉल्यूम लेते हैं तो हमेशा हमारे पास क्या होती है, 2 वॉल्यूम यहाँ पर हमारा बन जाएगा। तो इस एवोगाड्रो लॉ ने यही कहा था कि जब हमारे पास 2 डिफरेंट गैसेस होती हैं, अगर उनका इक्वल वॉल्यूम लेते हैं तो उसमें हमेशा क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, इसमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट। ऑफ कोर्स यू कैन सी, इसमें H2 में भी 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, O2 में भी हमारे पास क्या है, 2 एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अगर आप इन दोनों का सेम वॉल्यूम, इसका भी आपने 1 वॉल्यूम लिया है, इसका भी आपने 1 वॉल्यूम लिया है, तो दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, 1 वॉल्यूम लिया है तो 1 मॉलिक्यूल इसके पास है। ठीक है, और इसका भी आपने 1 वॉल्यूम लिया है तो इसमें भी आपके पास क्या होता है, 1 मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में कितने एटम्स होते हैं, 2 होते हैं। वैसे ही हाइड्रोजन का जो एक मॉलिक्यूल होता है उसमें हमेशा 2 एटम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। इतना सबको समझ में आया, ये वाली बात सबको क्लियर है कि मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ पर एवोगाड्रो लॉ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, कैसे एक्सप्लेन किया वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। जब हमने ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम लिया है और इसका ऑक्सीजन का सॉरी हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का एक वॉल्यूम लिया है, तो उसमें क्या है, एक ही मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट है, सिंपल सी बात है। और इसमें भी क्या है, एक ही मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट। तो ये बात क्लियर हो गई है कि एवोगाड्रो लॉ ने कहा था कि इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम, अगर हम दोनों गैसेज का इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इतना क्लियर हो गया है, बात समझ में आई सबको। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब ये कह रहा है कि एवोगाड्रो लॉ से हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात अभी हमने पढ़ी कि जब हमने H2 लिया और जब हमने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हमने लिए, फॉर्मेशन ऑफ 2H2 हो रहा है यहाँ पर।
ठीक है। तो यहाँ पर इसका मास कितना हुआ 2 हुआ, इसका कितना होता है 32 हो गया, तो रेशियो कितना आया 1:16 आया। यानी जब भी आप एक हाइड्रोजन को लेते हैं तो ऑक्सीजन का मास हमें 16 मिलता है, यानी ये कितना मिलता है हमें 16 मिलता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया, हमारे पास क्या हो गया, एक रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया। कैसे हो गया, जब हाइड्रोजन का एक एटम हमारे पास होता है, एक मास 1 मास अगर हाइड्रोजन का होता है तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 टाइम्स होता है, यानी 16 टाइम्स ऑक्सीजन क्या होती है भारी होती है देन हाइड्रोजन से 16 टाइम्स क्या होती है वो हैवी होती है। तो इसका मास जो है, यानी मास क्या हुआ यहाँ पर, जो मास ऑफ ऑक्सीजन है, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हुआ यहाँ पर 16 ग्राम हुआ। अगर आप ध्यान से देखें तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हुआ 16 ग्राम हुआ, और मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हुआ यहाँ पर, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हुआ यहाँ पर 1 ग्राम हुआ, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इस एवोगैड्रो लॉ से आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मास जो होता है हमेशा रिलेटिव होता है, किसी का हम डायरेक्टली मास नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको एवोगैड्रो लॉ से बहुत क्लियर हो गया होगा। जब हम इक्वल वॉल्यूम लेते हैं तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, और उनका जब हमने मास रेशियो निकाला तो हाइड्रोजन का जब आप 1 मास होता है तो उसी तरह से ऑक्सीजन का कितना होता है 16 मास होता है। तो ये बस सबको क्लियर हुआ यहाँ पर। तो अब बात आती है रेफरेंस की, यानी किसके कंपैरिजन में हम बताएंगे कि इसका मास इतना है। अभी हमने 1:16 रेशियो बताया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपैरिजन किया था। तो स्टार्टिंग में इन्होंने हाइड्रोजन को लिया था एज, क्योंकि ये लाइटेस्ट एलिमेंट होता है, सबसे हल्का एलिमेंट होता है, तो इसका मास इन्होंने मान लिया बाय रेफरेंस में, मान लिया कि 1 होता है, और ऑक्सीजन का इन्होंने मान लिया कि 16 मास होता है ऑक्सीजन का, और इसके कंपैरिजन में बताने लगे। लेकिन ये भी सुटेबल मेथड्स नहीं थे। देखो, सबसे पहली बात हमने कंपैरिजन किया इनका, तो इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन जो होता है सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट, सबसे हल्का होता है, इसलिए इसका एटॉमिक मास इन्होंने 1 मान लिया था, ठीक है। फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन के साथ अगर जब इन्होंने वो किया मेज़रमेंट किया, हाइड्रोजन कंपैरिजन में मेज़रमेंट किया दूसरों के एटॉमिक मास को, दूसरे एटम्स के एटॉमिक मास को, तो उन्हें फ्रैक्शन में मिला, इसलिए ये डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। फिर जो ऑक्सीजन एटम होती है उसका मास 16 ग्राम होता है, इसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन में हमने निकाला है, लेकिन इसको भी इन्होंने डिस्कार्ड कर दिया। इससे मोर अप्रोप्रिएट हमारे पास जो आता है दैट इज़ हमारे पास क्या आता है, कार्बन हमारे पास आता है। इससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट हमारे पास क्या आता है, कार्बन हमारे पास आता है। नाउ ए डेज जो कार्बन होता है उसको एज ए रेफरेंस यूज़ किया जाता है, उसका मास कितना होता है 12 ग्राम, 12 मास होता है इसका, ठीक है। ये क्या होता है 12 मास होता है कार्बन का, और इसी को एज ए रेफरेंस यूज़ किया जाता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि इसको रेफरेंस क्यों यूज़ किया गया है, ठीक है। कार्बन सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेथड ऑफ मेजरिंग द रिलेटिव एटॉमिक मास में यूज़ किया जाता है, ओके। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट जो होता है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट होता क्या है वो देखो, इज़ द एवरेज, इज़ द एवरेज, ये क्या होता है एक एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, ये हमेशा क्या होता है एक एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। एवरेज, एवरेज रिलेटिव, एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास होता है ऑफ इट्स एटम्स होता है एज कंपेयर्ड विद कार्बन, एज कंपेयर्ड विद कार्बन, कार्बन के साथ इसको कंपेयर किया गया है। कार्बन मैंने बना दिया है, अच्छा, ठीक है। तो एटॉमिक मास क्या होता है ये समझ में आया सबको। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है वो हमेशा कार्बन के कंपैरिजन में निकाला जाता है। तो एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है हमेशा एक रिलेटिव होता है, कंपैरिजन वाला मास होता है। इज़ द एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, जो एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उनका मास की बात कर रहे हैं, वो मास जो होता है हमेशा एक कंपैरिजन में मास निकाला जाता है, वो हमेशा एक एवरेज रिलेटिव मास होता है एज कम्पेयर्ड विद कार्बन एटम। जो कार्बन एटम होती है उसके कंपैरिजन में निकाला जाता है। और कार्बन का एटॉमिक मास कितना सपोज किया गया है 12 सपोज किया गया है, ठीक है, 12 निकाल लिया है। अब इसको स्टैंडर्ड लेने के लिए क्यों ऐसा किया गया है देखो ध्यान से। देखो कार्बन को ही हम स्टैंडर्ड क्यों ले रहे हैं, मीन्स कार्बन के कंपैरिजन में ही क्यों बता रहे हैं, कार्बन को ही हम बेस क्यों ले रहे हैं, इसको हम स्टैंडर्ड क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कार्बन जो हमारे पास होती है, कार्बन सबसे ज़्यादा
तो क्या होती है, अबंडेंट होती है। अर्थ पे क्या होती है, सबसे ज़्यादा अमाउंट इसकी होती है, अबंडेंट होती है पहली बात तो। और इसके जो आइसोटोप होते हैं, इसके जो आइसोटोप होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी लेस होते हैं। इसके आइसोटोप क्या होते हैं, कम होते हैं। मीन्स वेरिएबल कम है ये, इसके आइसोटोप कम होते हैं। अगर आइसोटोप ज़्यादा होंगे तो हमें सारे आइसोटोप के साथ मास को कंपैरिजन करना पड़ेगा, तो आइसोटोप का फ़ायदा होगा। दूसरी बात, अर्थ पे बहुत लार्ज अमाउंट में होते हैं, हर चीज़ में हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बन हर जगह प्रेजेंट होती है, हर चीज़ में कार्बन प्रेजेंट होती है। आपकी बॉडी में भी जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होता है सभी में क्या होती है, कार्बन प्रेजेंट होती है। इसलिए जो चीज़ वास्ट प्रेजेंट होती है, अबंडेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, उसी को हमेशा स्टैंडर्ड लिया जाता है और इसके आइसोटोप भी कम होते हैं। इतना समझ में आया सबको। वन एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है वो देखो ध्यान से, ये यूनिट्स होती है और कुछ नहीं होता है इसमें। वन एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, इज़ द 1/12 होती है, हमेशा क्या होती है, 1/12 होती है ऑफ द मास ऑफ कार्बन आइसोटोप। ठीक है, कार्बन 12 जो होता है वो एक आइसोटोप होता है। कार्बन के कई आइसोटोप होते हैं, जैसे हमारे पास एक तो कार्बन 12 हमारे पास होता है, कार्बन 12 हमारे पास होता है, कार्बन 613 हमारे पास होता है, कार्बन 14 भी हमारे पास होता है। तो बस ये 2-3 ही आइसोटोप होते हैं, इनके कंपैरिजन में हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है वन एटॉमिक मास यूनिट जो होती है वो हमेशा क्या होती है, 1/12 ही नहीं 1/12 हिस्सा होता है, फ्रैक्शन होता है ऑफ एटॉमिक मास। जो आपका मास होता है कार्बन का, उसका 1/12 होता है, वो हमेशा क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है। ओके, अब देखो ग्राम एटॉमिक मास जो हमारे पास होता है, यानी एटॉमिक मास के आगे हमने क्या लगा दिया, ग्राम हमने लगा दिया। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट हम एटॉमिक मास को ग्राम से मेज़र करेंगे। यानी एलिमेंट का जो मास होता है, एलिमेंट ऑफ एटम्स, एलिमेंट्स के जो हमारे पास एटम्स होते हैं उनका जो मास होता है, उनका जो मास होता है उसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। उसको हम ग्राम्स में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। दैट्स वाई हम क्या लगा देते हैं, अगर मान लो ऑक्सीजन का मास हमारे पास कितना है, ऑक्सीजन का मास हमारे पास 16 है, तो उसके आगे हम ग्राम और लगा दें, ग्राम क्योंकि क्या है, इसकी यूनिट हो जाएगी और कुछ भी नहीं है। तो एटॉमिक मास को जब भी लिखा जाता है उसके पीछे हमेशा ग्राम्स की यूनिट लगाई जाती है, क्योंकि एटॉमिक मास को ग्राम्स में मेज़र किया जाता है। दैट इज़ ग्राम्स हमें लगाना है, दैट इज़ एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास हो जाए, एटॉमिक मास के पीछे अगर आपने ग्राम्स लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। यानी एटम्स का जो मास हो, एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनका जो मास होता है वो हमेशा एक्सप्रेस किया जाता है, हमेशा ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाता है। अदरवाइज हम क्या लिखते हैं, 16 एटॉमिक मास यूनिट भी लिख सकते हैं, 16 एटॉमिक मास यूनिट भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो एटॉमिक मास की यूनिट होती है। वैसे ही ग्राम्स भी हमारे पास क्या है, कि यूनिट होती है। ओके।